हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट। ठीक, मतलब आज के इस लेक्चर से हम लोग स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली और एल्कलाइन एलिमेंट को पढ़ेंगे। ठीक, ये आपका यूनिट सेकेंड है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया के होंगे तो ये यूनिट सेकेंड आपका लिखा होगा। ठीक, क्योंकि लगभग हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, सेम हो चुका है। ओके, तो अब क्या करना है, इसके स्पेक्ट्रा को हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी रहना चाहिए कि एल्कली और एल्कलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक, तो आप अगर पीरियाडिक टेबल देखे होंगे तो एल्कली एलिमेंट जो होता है ये फर्स्ट ग्रुप का होता है और ये क्या होता है, आपका सेकेंड ग्रुप का होता है। ठीक, तो एल्कली एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये आप पढ़े होंगे। ये देखिए, एल्कली एलिमेंट में कौन कौन से आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक, हे, ली, ना, ने, की, रब, से, फरियाद। ठीक, ये याद करने का तरीका इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक, ये क्या आपका फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम क्या कहेंगे, एल्कली एलिमेंट कहेंगे। अभी हम लोग का जो फोकस होगा 1 से 2 लेक्चर वो इन्हीं एल्कली एलिमेंट के स्पेक्ट्रा पर होगा। ठीक, साथ ही साथ जो एल्कलाइन एलिमेंट होंगे इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आप देखे होंगे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। ठीक, ये क्या है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम और यहाँ कैल्शियम और यसार। ठीक, ये क्या है आपके जो है ये आपके एल्कलाइन एलिमेंट में आते हैं। ठीक, तो जो हम लोग का फोकस रहेगा वो मेन फोकस आज के इस लेक्चर में सोडियम एटम के स्पेक्ट्रा पर रहेगा। और अगर हम सोडियम एटम का स्पेक्ट्रा समझ लेते हैं तो बाकी और सब एलिमेंट के स्पेक्ट्रा को भी आसानी से ड्रा कर सकते हैं, मतलब इनके और सभी भी स्पेक्ट्रल लाइन को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हम लोग क्या किए थे, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा कैसे मिला था। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा मतलब हाइड्रोजन लाइट को क्या किया गया था, जब प्रिंस से पास किया गया था तो 5 तरीके की स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी। आप पढ़ चुके हैं कौन कौन सा, लाइमन, बामन, पासन, ब्रैकेट और फुंड, ये 5 सीरीज मिली थी। अब इसमें क्या होगा, हमको सोडियम लाइट को क्या करना है, स्पेक्ट्रा देखना है। सोडियम लाइट का स्पेक्ट्रा जब देखा जाएगा तो इसको भी प्रिंस से या प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कराना पड़ेगा, मतलब ग्रेटिंग यूज करके या फिर प्रिंस के हेल्प से क्या करना पड़ेगा, इसके भी स्पेक्ट्रा को देखना पड़ेगा। ठीक, तो जब सोडियम के स्पेक्ट्रा को देखा गया तो ये 4 तरीके का स्पेक्ट्रा दे रहा था। कौन कौन सा, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल, ये 4 तरीके का स्पेक्ट्रा दे रहा था। उसको आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एल्कली एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं और फिर तब सोडियम एटम पे जंप करेंगे। ओके, ये सोडियम एटम और इस ग्रुप का जो कैल्शियम एटम है, इन दोनों का स्पेक्ट्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एल्कली एलिमेंट के स्पेक्ट्रा को देखेंगे। ठीक, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी तक जो हम लोग स्पेक्ट्रा पढ़े वो हाइड्रोजन एटम का था, तो उसमें एनर्जी जो था बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन अब जो हम सोडियम एटम का मतलब जो एल्कली एलिमेंट का स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या आप ऐसे कर सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करेगा। और कैसे करेगा उस चीज़ को आगे पढ़ा जाएगा। मतलब अब आपको एकदम एक तरीके से ऐसे कहिए इंटर का केमिस्ट्री पूरा इसमें पढ़ना है। ठीक, पूरा अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा इंटर का तो ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ हेडिंग क्या डालें, स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एलिमेंट। ठीक, पहले हम ये फर्स्ट सेशन पढ़ेंगे और जब ये खत्म होगा तब फिर इस पर अप्रोच किया जाएगा। ठीक, बाकी बता दिए कि एल्कली एलिमेंट क्या होता है और एल्कलाइन एलिमेंट क्या होता है। ठीक, तो स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एलिमेंट देखिए क्या होता है, तो लिखेंगे कि इन एडिशन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के अतिरिक्त अदर एलिमेंट हैविंग द सिंपलेस्ट नोन स्पेक्ट्रा आर एल्कली मेटल्स। ठीक, और भी कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका स्पेक्ट्रा क्या था, सिंपलेस्ट था और उनको क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल कहा जाता है। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ईच एल्कली मेटल कंटेन्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर आप इंटर में पढ़े होंगे तो इस चीज़ को देखे होंगे, ये फर्स्ट कैसे ग्रुप डिसाइड किया जाता है, इन सब का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, 1 1 1 होता है। उसी के हिसाब से क्या करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। अगर पीरियड टेबल आप पढ़े होंगे ये चीज़ आपके सर लोग सिखाए होंगे। ठीक, तो जो आउटर मोस्ट सेल ऑफ ईच एल्कली मेटल कंटेन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो इनके आउटर मोस्ट सेल होंगे उसमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इन एडिशन टू कंप्लीटेड सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटेड सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा
मतलब जो कंप्लीटेड सब सेल रहेंगे इलेक्ट्रॉन के, उनके अलावा भी एक ऐसा सेल मिलेगा जो सबसे आउटर होगा और उसमें क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जितने भी एटम हैं सबके में क्या रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सिंपली आप उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या उन्हीं को आप ये भी कह सकते हैं कि एक एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन के क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सिंपली क्या रहेंगे, एक एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, तो लिखें देयरफॉर द स्पेक्ट्रा इमिटेड बाय दिस एलिमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन द्वारा जो स्पेक्ट्रा इमिट किया जाएगा उसको क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे। कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, बाय द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे। मतलब इसमें हम लोग को सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा के बारे में क्या करना है, डील करना है। ठीक, स्पेक्ट्रा डील करना मीन्स क्या, हम ट्रांजिशन कराएंगे और डिफरेंट ट्रांजिशन का डिफरेंट नाम दे देंगे। जैसे लाइमन कराए थे ना, लाइमन वाला n=1 पे आ रहा था, बाउमर वाला n=2 पे, पासन वाला क्या था n=3 पे, ऐसे कराए थे हाइड्रोजन में। वैसे यहाँ भी होगा और यहाँ पर आपको 4 सीरीज मिलने वाली हैं। कौन कौन सीरीज मिलेंगी, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल। यहाँ 4 तरीके की सीरीज मिलेंगी जब हम लोग सोडियम का क्या कराएंगे, ट्रांजिशन कराएंगे। मतलब इसके स्पेक्ट्रा को जब देखेंगे, सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन कराएंगे 4 इसमें सीरीज मिलेंगी। ठीक, अब देखिए अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को देखा जाए, मैंने बस 3 एलिमेंट को लिखा, आप आगे ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। इसको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम 3 एलिमेंट में लिखा हूँ। तो लिथियम का क्या है, जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1s2 2s1। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको ये जानकारी जरूर होगा, क्योंकि आप इंटर पढ़कर BSc करने आए हैं। इसका क्या है, 11Na है, तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। अब देखिए 19K है, तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये क्या होगा, 4s1 होगा। ठीक, तो अगर आप देख रहे हैं जो आउटर मोस्ट सेल है, इसको देखिए मैं लाइनिंग ऐसे कर दिया हूँ। जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या है, बस सिंगल इलेक्ट्रॉन है हर एक केस में। ऐसे जब आप इसका लिखेंगे रुबिडियम का, तो वहाँ 5s1 आएगा, सीजियम का लिखेंगे 6s1, फ्रेंसियम का लिखेंगे 7s1। ऐसे क्या होगा, वो चलते हुए चला जाता है। और क्या होता है, हर एक एलिमेंट में क्या होता है, आपका सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसीलिए इनको कैटेगराइज किया गया, फर्स्ट ग्रुप में लिख दिया गया। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी हो क्या है, मिलती जुलती, सबका क्या रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। और आप साथ साथ हाइड्रोजन का भी देखे थे, हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s1 होता है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस ग्रुप में हाइड्रोजन को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक, लेकिन अब इसका स्पेक्ट्रा देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन का भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन सब में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कहीं न कहीं जो इसका स्पेक्ट्रा होगा वो हाइड्रोजन की तरह ही होगा। थोड़ा सा अंतर जरूर होगा, लेकिन कहीं न कहीं जो इसका स्पेक्ट्रा होगा वो हाइड्रोजन की तरह ही होगा। तो क्या लिखें, द स्पेक्ट्रा ऑफ दिस एलिमेंट आर मच मोर सिमिलर टू स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। जो इसका स्पेक्ट्रा होगा वो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा की तरह सिमिलर होगा, एकदम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की तरह होगा। बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन एटम आल्सो कंटेन द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर डिफरेंट होंगी, क्योंकि देखिए अगर हम हाइड्रोजन का लिखते क्या होता, 1s1 होता, तो ऐसे बनाना पड़ता। इस 1s1 के अलावा इधर देखिए कोई ऑर्बिट नहीं है, कोई सबसेल नहीं है। लेकिन बाकी अगर हर एक केस को देखा जाए, लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को, फ्रेंसियम को, किसी को भी देखिए तो क्या है, सब में कुछ और इनर सेल हैं। ये देखिए और भी इनर सेल हैं जो क्या है, आपके कम्प्लीटली फिल्ड इनर सेल हैं। आपको पता है P में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए कम्प्लीटली फिल होने के लिए, और S में क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो देखिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी सेल हैं वो क्या है, आपके कम्प्लीटली फील्ड हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट क्या करेंगे, जरूर प्ले करेंगे। उसको जब हम लोग सोडियम एटम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रा नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब देखा जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या इफेक्ट प्ले करते हैं। इसी वजह से अलग से हम लोग इन सब का स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, अदरवाइज हाइड्रोजन के सिमिलर ही स्पेक्ट्रा लिख देते हैं। इसका उससे मिलता जुलता जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में देखिए बस एक ही सब सेल है, लेकिन इसमें कई सारे सब सेल हैं, और ये जो सब सेल हैं वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। इस वजह से थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रा में जरूर डिफरेंस रहेगा, और ये डिफरेंस क्या रहे और इन जो कम्प्लीटिव फील्ड सब सेल है इसका इफेक्ट क्या होगा, इस चीज़ को भी हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम। ठीक, तो मतलब अब जो अगला हेडिंग होगा हम लोग का क्या होगा, स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम होगा। इस सेशन में हम लोग देखें कि जो एल्कली एलिमेंट होते हैं उनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, और उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा उनके कुछ और भी इनर मोस्ट सेल होते हैं जो क्या होते हैं, आपके कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक, और चूंकि इनके हर एक सबसेल में क्या है, आउटर मोस्ट सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक, इस वजह से इनका जो स्पेक्ट्रा होगा वो मच मोर सिमिलर होगा किसके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के। ठीक, अब आइए नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा है। ओके स्टूडेंट, तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम, उसको डिस्कस करेंगे और एक बहुत अच्छा टेक्निक आपको सिखाऊंगा कैसे इसको आप याद करेंगे। ठीक, तो अब देखिए याद करने मतलब आपको दिमाग में एक टेक्निक रखना होगा कैसे आप स्पेक्ट्रा प्लॉट करेंगे, अदरवाइज उल्टा सीधा प्लॉट करके चले आएंगे एग्जाम में और फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए सोडियम एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाए तो कैसे एग्जाम में लिखना, एकदम उसी तरह लिखवा रहा हूँ, ऐसे जाके छाप दीजिएगा कॉपी में। तो देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एटम है, सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, 11 Na23 होता है। ये पढ़े हैं तो एटॉमिक नंबर्स कोई मतलब है नहीं, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 1 11 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो जो इनर मोस्ट सेल हैं वो कम्प्लीटली फिल हो गए हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये सब जो होंगे जो कम्प्लीटली फिल है उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो बाकी एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर मोस्ट सेल में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या उसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अब देखिए इट्स नॉर्मल आउटर कॉन्फ़िगरेशन इज 3s1। इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्मली देखा जा रहा है, अब हम इसको एक्साइटेड नहीं किए हैं, ये नॉर्मल है। जब एक्साइट करेंगे क्या होगा, 3s1 कूद के ऊपर चल जाएगा। ठीक, मतलब 3s1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है जंप कर क्या करेगा, ऊपर चल जाएगा, अपने ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में कूद जाएगा। ठीक, तो अब देखिए जो 3s1 है ये क्या है, 3s1 ये क्या आपका, इसका नॉर्मल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक ना, कोई एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले गए हैं अभी इसको। एंड द करस्पॉन्डिंग टर्म इज एन यस टर्म, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा वो क्या होगा, यस टर्म होगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो जब एल इक्वल टू 0 होगा तो एल इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग क्या आता है, यस टर्म आता है। ठीक, पी करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एल इक्वल टू 2 होता है, पी टर्म आता है, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, जब इसका स्पेक्ट्रा हम करेंगे तो 4 सीरीज मिलेगा। कौन कौन सा सीरीज मिलेगा, एक आपको प्रिंसिपल सीरीज मिलेगा, मतलब जैसे हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रा किया गया था, जब साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा किया एस्ट्रोनॉमर्स ने, तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें 5 सीरीज मिल रहा था। कौन कौन सा, लाइमन, बामन, पासन, ब्रैकेट और फुंड। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है जब इसका किया गया सोडियम लाइट को प्रिंस से पास कराया गया तो इसमें 5 तरीके का स्पेक्ट्रा मिला, जिसका क्या क्या नाम दिया गया। तो पहला क्या था आपका, प्रिंसिपल था, दूसरा क्या था, दूसरा जो था ये देखिए यहाँ पे AL रहेगा ना, प्रिंसिपल। ठीक, ये सही कर लीजिएगा, प्रिंसिपल सीरीज ऑफ ब्राइट, ये जो पहला मिला उसको प्रिंसिपल सीरीज कहा गया, और ये काफ़ी ब्राइट था और बहुत ही ज़्यादा क्या था, इंटेंस था। ये जो प्रिंसिपल सीरीज था ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, ब्राइट था, और ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, इंटेंस था। क्लियर। दूसरा इसका क्या मिला, शार्प सीरीज मिला, जो क्या था, फाइन लाइन का था। ठीक, अब जो इसका तीसरा स्पेक्ट्रा मिला, तीसरे को क्या नाम दिया गया, डिफ्यूज सीरीज नाम दिया गया, और वो क्या था, इसके तुलना में थोड़ा ब्रॉडर था, मतलब थोड़ा क्या था, चौड़ा था। और फिर जो चौथा मिला वो क्या मिला आपका, फंडामेंटल सीरीज मिला, और ये क्या मिला, इंफ्रारेड रीजन में मिला। ठीक, ये प्रिंसिपल मुख्य की बात कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत होता है उसका मतलब। ठीक, जिसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, AL लिखिएगा। ठीक, मतलब मुख्य सीरीज जो हम लोग का मिला वो काफ़ी ब्राइट था और काफ़ी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी थी। अब इसमें भी हम लोग इंटेंसिटी रूल पढ़ेंगे तो आप टेंशन ना लीजिए। ठीक, कि कैसे कहेंगे कि ये क्या है, ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है। ठीक, दूसरा जो मिला शार्प, तीसरा जो मिला डिफ्यूज, और चौथा जो मिला फंडामेंटल सीरीज, ये ऐसे ऐसे इस कैटेगरी के मिले। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे हम लोग ट्रांजिशन करेंगे, क्योंकि आगे अभी हम लोग को ट्रांजिशन पढ़ना है। ओके, थोड़ा वीडियो जरूर लंबा जा रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ आप सीख रहे हैं, तो वीडियो ये मत चिल्लाया करिए 40 मिनट चल जा रहा है, 50 मिनट चल जा रहा है। अगर थर्ड ईयर में आप 1 घंटा में नहीं पढ़ सकते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स आपको छोड़ देना चाहिए। अब देखिए कैसे ट्रांजिशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहला वर्ड उठाते हैं, सबका क्या करेंगे, पहला वर्ड उठा लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यन और स्मॉल p लिख देंगे, क्योंकि जो ये क्या है, PS, इसमें ना इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये क्या सबसेल है,
तो इस पी की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल पी रखेंगे। याद करने का तरीका बता रहे हैं। इसका पहला लेटर क्या है, यस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यन यस। ठीक, यन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एन डी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साथ देखिए क्या है, स्मॉल एस स्मॉल पी स्मॉल डी ऐसे जुड़ के आता है, आप जान रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और डी, इसके पहले लेटर को आप याद करिए, वही पहला लेटर यहाँ छाप देना है। ठीक, अब देखिए क्या है, फंडामेंटल है, अब इसको आगे डिटेल में लिखवाएंगे। ये क्या आपका फंडामेंटल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एन एफ लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए आप इंटर में पढ़े होंगे अबाव प्रिंसिपल, जो क्या करता है, एनर्जी लेवल को डिसाइड करता है। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब इंटर में आप अबाव प्रिंसिपल पढ़े हैं, जो क्या करेगा, सबसेल का एनर्जी डिसाइड करेगा। ठीक, तो मैं उसको एक बार याद दिला देता हूँ। ये क्या पढ़े हैं, ऐसे वो टेक्निक है कैसे निकालेंगे उस चीज़ को। ठीक, ज़रूर वीडियो थोड़ा 2 मिनट लंबा जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक ही वीडियो में सब कुछ आपको सिखा दूँ। ये देखिए स्मॉल एस है, सब सबसेल है ना, सब स्मॉल एस होगा। ठीक, ऐसे जब तीसरे में आएंगे तो क्या होता है, 3s 3p 3d हो जाएगा। ठीक, चौथे में क्या होगा, 4s 4p 4d और 4f हो जाएगा। ऐसे पांचवें में क्या होगा, 5s 5p 5d 5f और क्या हो जाएगा, 5g। आगे चलता रहता है। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, 6s 6p 6d, ऐसे आगे आपका चलता रहेगा और यहाँ क्या होगा, आपका 6f रहेगा। ठीक, तो अब कैसे एनर्जी लेवल डिसाइड किया था, तो अबाव सामने अपना एक प्रिंसिपल दिया था इस सबसेल का एनर्जी लेवल डिसाइड करने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एरो बना के ऐसे कट कर ले रहे हैं। ठीक, ये पैरेलल एरो बना रहे हैं ऐसे, और इसको क्या कर ले रहे हैं, कट कर ले रहे हैं। ठीक, ऐसे कट कर लिए। अब जो इस एरो का हेड है उसको क्या करेंगे, दूसरे वाले एरो के टेल से ले आके क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एक एरो के हेड को दूसरे एरो के टेल से ले आकर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसी से आपका पता चल जाएगा कि कौन सा क्या होगा, सबसेल मिनिमम एनर्जी रखेगा और कौन सा मैक्सिमम। ये टेक्निक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप सीरीज करेंगे, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। अब देखिए सीरीज कैसे लिखेंगे, जो पहला टर्म है वो क्या करता है, सबसे मिनिमम एनर्जी रखता है। ठीक, तो ऊपर मैं लिखता हूँ चीज़ को, जो पहला टर्म है वो क्या करता है, सबसे मिनिमम एनर्जी रखता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1s का जो एनर्जी होगा सबसे कम होगा। अब देखिए कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। ठीक, इधर आए अब फिर इधर गए ऐसे चला जाता है। ठीक, मतलब 1s गए, अब जिधर ये जाके मिला वैसे इसी तरह चलेंगे, इसी के क्रम में चलेंगे। तो 1s के बाद लाइन किसको जाके काटा है, 1s के बाद जो लाइन काटा है किसको काटा है, 2s को काटा है, तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब 2s से लाइन निकला है, फिर किसको काटा है, 2p को काटा है, तो 2p आ जाएगा। फिर 2p के बाद किसको काटा है, 3s को काटा है, तो 3s आ जाएगा। अब फिर 3s के बाद किसको काटा है, 3p को काटा है, तो यहाँ 3p आ जाएगा। अब 3p के बाद किसको कट किया, 4s को कट किया, तो 4s आ जाएगा। 4s के बाद देखिए क्या है, इसका टेल इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है। फिर किसको काटा है, 3d वाले सबसेल को काटा है। 3d वाले सबसेल के बाद किसको काटा है, 4p वाले को काटा है। इस 4p वाले के बाद किसको काटा है, इस 4p वाले को के बाद आपको ये 5s वाला कटा हुआ मिल रहा है। अब इस 5s के बाद कौन सा कटा मिल रहा है, 4d कटा मिल रहा है। और इस 4d के बाद देखिए क्या है, 5p मिल रहा है। ठीक, आप ऑर्डर चेक कर लीजिएगा। और ये क्या आपका 6x। देखिए ऐसे क्या होता है, बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में क्या होते हैं, सबसेल होते हैं। अगर ये टेक्निक आप याद कर लेंगे तो ये आप भूल भी जाते हैं, तो इससे इस चीज़ को निकाल लेंगे। ऐसे लिखिए इसको, पैरेलल क्या करिए, एरो से कट करिए और फिर क्या करिए, एक के हेड को दूसरे टेल से मिलाइए और जो जो एलिमेंट जिस क्रम में कटे हुए हैं वैसे चलते हुए चल जाइए। ये आपको बढ़ता हुआ सबसेल का एनर्जी क्रम मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए जब इस इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांजिशन करेंगे, प्रिंसिपल सीरीज की बात करते हैं, तो P से हमको क्या करना है, किस में आना है, तो एक सिलेक्शन रूल होगा। सिलेक्शन रूल मतलब क्या, जैसे मान लीजिए सिलेक्शन करने के लिए, जैसे रेलवे का एग्जांपल दिए थे, सिलेक्शन रूल पढ़ाए थे, वैसे आप मान सकते हैं इस टाइम अग्निवीर चल रहा है। अग्निवीर में सिलेक्शन रूल है ना कि इतना हाइट होना चाहिए, ये चेस्ट का साइज होना चाहिए, इतने मिनट में इतना आपको दौड़ना, ये सब सिलेक्शन रूल है। वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, जब ट्रांजिशन करते हैं तो ये क्या है, इनका भी सिलेक्शन रूल होता है। ठीक, मतलब किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट ट्रांजिशन करेंगे उसके लिए एक सिलेक्शन रूल होता है। ठीक, तो अब ये रूल कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए जो डेल्टा एल का वैल्यू होना चाहिए वो +-1 होना चाहिए, और जो डेल एन का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एनी इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है डेल्टा एन, लेकिन ये डेल एल जो होता है ये +-1, मतलब ये जो चेंज इन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है +-1 होना चाहिए। और डेल एन क्या हो सकता है, -1 -2 +2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक,
तो अब देखिए ट्रांजिशन क्या कराना है, तो सबसे इसका जो लोएस्ट स्टेट है, मतलब ग्राउंड स्टेट में जो सबसे बाहरी है, ये क्या है आपका 3s1 है। आप सिंपली कहिए 3s है, जिसका मतलब जो ट्रांजिशन होगा, सबसे पहला ट्रांजिशन होगा वो किस में होगा, 3s में होगा। और ये देखिए आपको सिलेक्शन रूल को सेटिस्फाई भी कर रहा है। सिलेक्शन रूल सेटिस्फाई कर रहा है किस सेंस में हम इस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि जब p से s में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, देखिए क्या होगा, p के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1 होता है और s के लिए क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसमें से घटाएंगे 0 - 1 माइनस होना आएगा और ये क्या आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अब n के जगह क्या होगा, ये हम लोग का मुद्दा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मुद्दा अब है, ठीक। तो देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब हायर से अपने लोअर में जंप करेंगे तभी एनर्जी रिलीज करेंगे। तो 3s के बाद देखिए p के टर्म में देखना है, तो 3s के बाद p के टर्म में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 3p है, 4p है, 5p है। इसका मतलब जो n का वैल्यू होगा कहाँ शुरू होगा, ये 2p नहीं होगा। 2p अगर करेंगे तो 2p से ज़्यादा एनर्जी तो 3s का है, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन का उसमें से एनर्जी रिलीज कर पाएगा, रिलीज तभी करेगा जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करे। और ये तभी पॉसिबल है, या तो 3p से करे, या तो 4p से करे, या तो 5p से करे। 4s से नहीं करेगा, इसमें क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 4s से हम 3s में जाएंगे तो चेंज इन l जो होगा, इसके लिए s के लिए भी 0 है और इस s के लिए भी 0 है, तो चेंज इन l 0 हो जाएगा, जो सिलेक्शन रूल के मर्जी के खिलाफ है। d से भी हम s में नहीं कर सकते, ये 3d का ऑब्वियस सी बात है कि जो 3d में एनर्जी है वो क्या है 3s से ज़्यादा है, लेकिन d के लिए l का वैल्यू 2 है, s के लिए l का वैल्यू 0 है, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा 2 आएगा, जो सिलेक्शन रूल के खिलाफ है। तो इसका मतलब जो इसका ट्रांजिशन होगा किससे किस में होगा, 3p से होगा, 4p से होगा, 5p से होगा। मतलब यहाँ जो n का वैल्यू है या तो 3 होगा या तो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द 3। क्लियर है। तो मतलब यहाँ क्या होगा, 3p से 3s में होगा, 4p से 4s में होगा। अभी इसको आगे पढ़ना हम लोग इसमें करा रहे हैं और टेक्निक है याद करने का। कंपटीशन कहीं याद खट ये टेक्निक बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर निकल जाइए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है वहाँ पे। अब देखिए इस यस से हमको ट्रांजिशन कराना है, इस यस वाले से हमको ट्रांजिशन कराना है। और किस में कराना है, यस से ट्रांजिशन किस में होना चाहिए, ऐसे स्टेट में होना चाहिए जहाँ पर क्या हो, ऐसे स्टेट में हो जहाँ पर क्या हो, डेल यल इक्वल टू +-1 हो। ये डेल्टा एन तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। अगर यहाँ 3 रखेंगे तब भी देखिए चेंज इन एन 0 है तो वो भी इंटीजर है, 4 रखेंगे चेंज इन वन क्या है +1 है तो वो भी इंटीजर है, ये तो सेटिस्फाई होगा ही। इस पर उतना फोकस नहीं है, फोकस हम लोग का मेन इस पे है। तब इस यस से अगर हम पी में जाएंगे, इस यस से पी में ट्रांजिशन करते हैं तो इस यस के लिए एल का वैल्यू 0 होगा, इस पी के लिए एल का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो जो चेंज इन एल होगा वो +-1 करके आएगा। लेकिन अगर यस से डी में हम कह जाएंगे तो यस से डी में जाएंगे तो चेंज इन एल क्या होगा आपका 2 होगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस वजह से हम लोग की मजबूरी है कि यस से हम लोग को पी में ही जाना है, यस से हम लोग को पी में ही जाना है। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा पहले इसको देखा जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जंप, ऐसे सबसे इसका ग्राउंड स्टेट था, इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे ऊपर बढ़ेगा। 3s सबसे ग्राउंड स्टेट था, अब यहाँ से क्या कर रहा है ऊपर बढ़ रहा है। तो अब इसमें आने के लिए कौन सा स्टेट हम अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे जो देखिए क्या होगा 3s के बाद कौन सा है, p का टर्म 3p है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3p लिख देंगे। 3s के बाद कौन सा है 3p है, क्योंकि जो सबसे इसका आउटर सेल है वो क्या 3 है। तो अब हम 2 में हमको आना ही नहीं है, हमको 3 के ऊपर ही बात करना है। तो ये क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे 3p लिखेंगे, ठीक। अब ये n का वैल्यू क्या होगा, इस n के वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, तो s से p में ट्रांजिशन करना है तो ऐसे सबसेल से ट्रांजिशन करेंगे जिसका एनर्जी इस 3p से ज़्यादा हो, और वो कौन सा हो, s वाला सबसेल हो। तो देखिए 4 है, 5s है, ऐसे मिलेगा 6s है। तो ये सब क्या है s वाले सबसेल हैं और इनका जो एनर्जी होगा इस p से ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी का जो बढ़ता हुआ क्रम है, जो एनर्जी का आर्डर है ऐसे क्या कर रहा है बढ़ रहा है, असेंडिंग आर्डर ऐसे एनर्जी का है। तो इसका मतलब जो यहाँ n का वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 3 होगा, इक्वल नहीं 3 होगा, ये 3 की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक। तो अब क्या होगा, n का वैल्यू 4 है, 3 नहीं है यहाँ का n का वैल्यू, ठीक। तो इस n का जो वैल्यू होगा क्या होगा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे मतलब 4s से होगा, 3s से होगा, ऐसे 4s से होगा 3p में, 5s से 3p में होगा, 6s से 3p में होगा, ऐसे n का वैल्यू होगा, ठीक। ये आपका प्रिंसिपल सीरीज, ये आपका क्या है शार्प सीरीज है। क्लियर। अब देखिए इससे इसमें ट्रांजिशन कराना है तो यहाँ भी हम लोग को ध्यान देना है कि जो चेंज इन, जब इसमें ट्रांजिशन कराएंगे तो एक चीज़ ध्यान देना है कि जो चेंज इन यल है वो क्या हो आपका, जो चेंज इन यल हो वो क्या हो आपका
प्लस माइनस 1 हो। ठीक, इस चीज़ को क्या देना है, यहाँ पे भी ध्यान देना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिशन कराएंगे, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कराने के लिए अब हम अगर यहाँ P लिखें, यस अगर लिखेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा, यस लिखने पॉसिबल इस वजह नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे यस लिखते हैं तो यस क्या होगा आपका, पॉसिबल नहीं होगा, इस वजह पॉसिबल नहीं होगा, चेंज इन एल क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे P लिख देते हैं, अगर P लिख दें तो ये देखिए पॉसिबल है, P लिखने पे क्या है, ये आपका P लिखने पर पॉसिबल है, क्योंकि चेंज इन एल क्या है -1 तब हो जाएगा। P के लिए 1 होगा और D के लिए क्या 2 होगा, तो चेंज इन एल क्या हो जाएगा 1 - 2 मतलब -1 हो जाएगा। क्लियर है चीज़। अब यहाँ पे देखिए क्या इसका वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा, ये देखिए क्या इसका वैल्यू लेंगे हम, जो इसका वैल्यू है कौन सा वैल्यू लेंगे इस चीज़ को देखना है। तो ये जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, ये भी आपका 3p होगा। ठीक, ये भी वैल्यू होगा क्या होगा आपका 3p होगा। ओके ठीक, अब देखिए 3p लिए हैं, चेंज इन एल क्या है इसके लिए चेंज इन एल क्या है आपका, जो चेंज इन एल है वो क्या है -1 है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ये p की जगह यफ ले लें तब भी तो चेंज इन एल जो होगा +1 होगा। जाहिर सी बात है, इस यल के लिए जो वैल्यू होगा ये क्या होगा आपका, यल के लिए वैल्यू 3 होगा और डी के लिए वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो चेंज इन यल होगा वो क्या होगा +1 होगा। तो यहाँ पे यफ भी तो ले सकते हैं, तो आप सही हैं अपने जगह, आप सही हैं। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यफ वाला जो टर्म है, यफ वाला टर्म देखिए अभी तक हम लोग को यहाँ मिला ही नहीं है, दिखाई दे रहा है 6s। अब इसके बाद देखिए आगे जब ऐसे बढ़ रहे हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये 4f मिल रहा है। 6s के बाद क्या होगा आपको 4f, अब यहाँ से देखिए मिलना शुरू हुआ। ठीक, लिखे नहीं थे उस चीज़ को, तो ये देखिए क्या आपका 4f है। तो अब यहाँ से अगर f हम लिखते हैं, ये देखिए आपका क्या है 3d है। ठीक, और ये क्या है आपका 4f है। तो 4f की एनर्जी जो है वो क्या है 3d से ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है ना, 4f की एनर्जी क्या है 3d से ज़्यादा है। और जो हम ट्रांजिशन करा रहे हैं वो d से f में करा रहे हैं, तो d से f में ट्रांजिशन करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इमिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो D से F में ट्रांजिशन कैसे होगा, क्योंकि जो F वाला क्या है वो एनर्जी ज़्यादा रखा है, जिसका मतलब क्या होगा F आपका ऊपर होगा D नीचे होगा। ठीक, तो ये तो तभी ट्रांजिशन होगा जब क्या हो एब्जॉर्प्शन हो। और हम पढ़ क्या रहे हैं, इमिशन पढ़ रहे हैं, तो हमको जो एनर्जी सेलेक्ट कर रहे हैं उससे लोएस्ट एनर्जी चाहिए, मतलब D के लोएस्ट कौन सा पॉसिबल है, P वाला पॉसिबल है, इस वजह से P वाला लिए हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, यहाँ यफ हम रखेंगे तब भी डेल एल का वैल्यू क्या होगा +-1 को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन देखिए यफ क्या है, यफ का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है डी से ऊपर होगा, ऐसे नीचे होगा नहीं। यफ का एनर्जी लेवल यफ जो है देखिए डी से ऊपर है, यहाँ सब साफ साफ बना चुके हैं। ठीक, तो यफ का एनर्जी लेवल डी के ऊपर बना है, तो इसका मतलब ये डी से यफ में तभी जाएगा जब क्या हो एब्जॉर्प्शन हो। और हम पढ़ क्या रहे हैं, इमिशन पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या करना है नीचे आना है ना, तो डी से नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी से नीचे वाला एनर्जी लेवल लेना पड़ेगा। और सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग तो वो क्या होगा आपका 3p होगा। अब डी से नीचे 4s भी है, लेकिन 4s हम नहीं ले सकते क्योंकि चेंज इन एल क्या हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा। हमको क्या लेना है, चेंज इन एल +-1 ध्यान लेना है, इस वजह से यहाँ क्या किए हैं 3p लिखे हैं। ठीक, यफ क्यों नहीं लिखे समझ में आया, क्योंकि यफ जो है डी से ऊपर है और हम ट्रांजिशन क्या कर रहे हैं इमिशन वाला पढ़ रहे हैं, तो यफ में अगर जाने लगेंगे तो वो तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो हम गलत हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे यफ नहीं लिए हैं, बल्कि वो सेटिस्फाई कर रहा था सिलेक्शन रूल, लेकिन जो हम इमिशन पढ़ रहे हैं, जो हम स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं उसके खिलाफ चला जा रहा था। हम क्या पढ़ रहे हैं, इमिशन वाला केसेस में पढ़ रहे हैं ना, तो इस वजह से हम यफ नहीं लिए हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा, ये क्या आपका 3d से 3p में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 3d की एनर्जी क्या है 3p ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ जो n का वैल्यू होगा वो क्या होगा >2 लिखिए, या ऐसे लिख सकते हैं >= 3 लिख सकते हैं। >2 लिखिए तो 3, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आएगा, या n इज > 3 लिखिए तब भी 3, 4, 5, 6 आएगा। ठीक, आपकी मर्जी। अब देखिए यफ से हमको ट्रांजिशन किस में करना है, यफ से हमको ट्रांजिशन करना है तो किस में करेंगे, तो यफ से ट्रांजिशन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक ही रास्ता होगा और वो क्या होगा डी होगा। क्यों, क्योंकि अगर यफ से पी में जाएंगे तो चेंज क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा डेल एल में, और यफ से अगर डी में जाएंगे तो चेंज क्या रहेगा एक ही का बना रहेगा, +-1 एक का चेंज बना रहेगा। ठीक, डी के लिए क्या होगा इसका वैल्यू, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होगा, यफ के लिए 3 होगा, चेंज इन एल -1 हो जाएगा जो अलाउ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर पी लेते तो पी अलाउ नहीं करता, इस वजह नहीं करता, चेंज इन एल क्या होता -2 हो जाता, -2 इज नॉट अलाउड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
डी का जो सबसे लोएस्ट है 3s के ऊपर हमको चेक करना है, तो डी का जो सबसे लोएस्ट है वो क्या है 3 है, तो यहाँ क्या लिखिए 3d लिख दिए। ठीक, अब देखिए कहाँ से ट्रांजिशन कराना है, तो जो ट्रांजिशन कराना है हम लोग को हाईएस्ट से लोएस्ट में कराना है, तो डी के बाद जो सबसे पहले मिल रहा है एफ वाला वो कौन सा है 4f है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो क्या होगा 3 से बड़ा होगा। ठीक, ये चीज़ टेक्निक है, आपको याद रहना चाहिए। अगर ये टेक्निक जो बताएं, पहला लेटर उठाइए पेस्ट कर दीजिए, उसके साथ n को चिपका दीजिए, ठीक, और फिर ये डायग्राम बना लीजिए, और 3s से ऊपर की बात करना है क्योंकि ग्राउंड स्टेट का इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो हमेशा हमको 3s से ऊपर का बात करना है। और एनर्जी लेवल डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, उस एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अपने अलाउड ट्रांजिशन को देख सकते हैं। अब इसी ट्रांजिशन के हेल्प से नेक्स्ट सेशन के अंदर अभी देखिएगा हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम इसका ड्रा करेंगे। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कैसे आया है। ठीक, यहाँ पे एफ क्यों नहीं लिए हैं, यहाँ पे एफ इसलिए नहीं लिए हैं, एफ लेने पर सिलेक्शन रूल जाहिर से सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन एफ क्या है, एफ हाईएस्ट है डी से। देखिए आर्डर बनाए हुए ना, एफ क्या है हाईएस्ट है डी से, ऐसे आर्डर आगे चलता रहता है। ये 4f हुआ ना, इसके बाद 5d, ऐसे आर्डर आगे चलता रहेगा। आपको आगे अगर मन करेगा तो और लिख लीजिएगा। ठीक, तो ऐसे क्या चलता रहेगा, तो हमको एफ से डी में नहीं जाना है, डी से हमको क्या करना है, मतलब हमको एफ क्या है हाईएस्ट है, किससे डी से, हमको डी से नीचे उतरना है ना, क्योंकि हमको इमिशन करना है, हमको एब्जॉर्प्शन करना नहीं है, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, हमको डी से नीचे आना है। तो डी से नीचे में सिलेक्शन रूल किसको अलाउ कर रहा है, पी वाले को अलाउ कर रहा है, इस वजह से पी लिखे हैं। ठीक, बाकी सब कुछ क्या है क्लियर है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसके एनर्जी की बात करेंगे और फिर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग को एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ना है किसका, सोडियम एटम का। तो उसको सबसे पहले हाइड्रोजन के जो एनर्जी लेवल डायग्राम, मतलब जो हाइड्रोजन के केस में एनर्जी वैल्यू आया था उससे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, और फिर हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम और इस सोडियम एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम एक साथ कंपेयर करके ड्रा कर लेंगे। ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या पाए थे, कैसे लिखेंगे लेट अस compare the energy of alkali atom with the hydrogen atom. The electron in an orbit moves in the Coulombian field of nucleus and its energy is given by, जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन केस में, द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट मूव्स इन द कोलम्बियन फील्ड, किस केस में, हाइड्रोजन के केस में। ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे आगे लिख दीजिएगा, यहाँ स्मॉल कर दीजिएगा और लिखिएगा इन S2 एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन थे ऑर्बिट में वो कैसे मूव करते थे, कोलम्बियन फील्ड, मतलब उनके ऊपर क्या लगता था, एक कूलम फोर्स लगता था, ये न्यूक्लियस है, ऐसे मूव करते थे और कूलम अट्रैक्शन फोर्स उनके ऊपर लगता था। और जो एनर्जी दिया गया था उसका, वो क्या दिया गया था, एनर्जी कुछ ऐसे हम लोग निकाले थे, आपको याद होगा। और जेड इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक, तो वही लिखें कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कूलम फोर्स, मतलब इन पर कूलम फोर्स काम लगता है और ऐसे क्या करते हैं वो मूव करते रहते हैं इसके चारों तरफ। लेकिन एक चीज़ और देखिए यहाँ से क्या क्लियर है, विच डिपेंड्स ऑन एन ओनली, जो क्या कर रहा है, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एन है, उसी के कारण क्या कर रहा है, एनर्जी वेरी कर रहा है, बाकी सब कुछ क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक, आप रिलेशन भी हमें निकलवाया था, एनर्जी लेवल डायग्राम भी ड्रा कराया था जब स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप देखे थे इस चीज़ को। अब देखिए ये केवल एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर एल्कली एटम की बात किया जाए, इन एल्कली एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सेंट्रल फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एनर्जी इज गिवन बाय। लेकिन अगर हम यही अब बात करने लगे, ये क्या आपका न्यूक्लियस है। ठीक, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या है, और सारे भी सब सेल हैं जो क्या है कॉम्पिटिटिव फील्ड हैं, और इसके बाहर क्या है, फिर एक आपका क्या है, ये मान लीजिए इसके बाहर क्या आपका ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और ये क्या है न्यूक्लियस है। तो यहाँ क्या था, न्यूक्लियस से डायरेक्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का संपर्क था, तो क्या कर रहा था, कूलम फोर्स इस पर लग रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस है इसका डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन से क्या है संपर्क नहीं है, बीच में और सारे भी इलेक्ट्रॉन हैं जो क्या करेंगे इसके इफेक्ट को, मतलब इस पर जो कूलम फोर्स का इफेक्ट लग रहा है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। देखिए अब क्या होगा, इसके बीच में और सारे भी सेल आ गए। हाइड्रोजन के केस में क्या था, बस आपका एक ही सेल था। ठीक, वो क्या था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन थे जो 1s1 वाला था। लेकिन इसमें सोडियम के केस में क्या है, 1s2 2s2 2p6 ये सब भी हम लोग पढ़े हैं, मतलब इसमें कोर इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो जो न्यूक्लियस का संपर्क है वो डायरेक्टली इस इलेक्ट्रॉन से नहीं हो पाता, बीच में ये भी क्या करते हैं कुछ अपना इफेक्ट दिखाते हैं।
तो इस वजह से जो यहाँ पे जेड था अब वो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस को लगाना चाहिए था पूरा का पूरा फोर्स उसके ऊपर, मतलब न्यूक्लियस को क्या करना चाहिए था, जेड ई अपॉन आर स्क्वायर के बराबर क्या करना चाहिए था, उस पर कूलम फोर्स लगाना चाहिए था। लेकिन वास्तव में ये कूलम फोर्स जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं रह पाता है। ये जो कूलम फोर्स होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो जेड इफेक्टिव होगा, ये जेड इफेक्टिव क्या होगा, ये जो जेड इफेक्टिव होता है जो हम लोग यहाँ पे जेडियन से लिखे हैं, ये क्या होगा, जेड माइनस ये सिग्मा होता है, ये क्या होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, इसके बराबर होता है। मतलब ये कितना इससे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कितना सील्ड कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, वो ये सिग्मा बताता है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक। तो ये क्या है, अब डायरेक्ट इसका संपर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो आउटर मोस्ट सेल है उसके पहले भी न्यूक्लियस का क्या सामना हो रहा है, जो न्यूक्लियस में जो ये बैठे हुए हैं आपके प्रोटॉन, इनका सामना किससे हो रहा है, इस कंप्लीटली फिल्ड सबसेल से भी सामना हो रहा है। इसलिए पूरा का पूरा अपना इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा पा रहा है, ठीक। तो इस वजह से अब जो जेडियन हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये जेड की जगह क्या यूज करेंगे, जेडियन करेंगे। और ये जेडियन क्या होता है, जेड इफेक्टिव होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, जेडियन इक्वल टू जो ओरिजिनल ये क्या है चार्ज है माइनस सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, ठीक। जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जेडियन क्या होगा, छोटा होता चले जाएगा, मतलब जेड इफेक्टिव छोटा होता चले जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं ये ENL। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जो ये इस केस में होगा एल्कली एटम में, वो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के चारों तो होगा, साथ ही साथ क्या होगा, इस कोर इलेक्ट्रॉन के भी क्या होगा, चारों तरफ मूव्स करेगा, ठीक। ये देखिए कोर इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑर्बिट क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन है, सबसे बारीक क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाइड्रोजन बस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस चारों ओर मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ साथ इस कोर इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी क्या मूव करता है। अब इस वजह से जो एनर्जी होगा आपका वो क्या होगा, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक। ये जो आपका एनर्जी होगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पे भी क्या करने वाला है, अब डिपेंड करने वाला है, क्लियर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, EN ना लिखे EN, L लिखेंगे, और यहाँ पे जेड की जगह क्या लिखेंगे, ZNE लिखेंगे। ZN का वैल्यू क्या है, जेड माइनस सिग्मा होता है, जो जेड इफेक्टिव इसको कहते हैं, ठीक। और E स्क्वायर सेम आएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। अब देखिए क्या लिखे हैं, वेयर ZN इज द इफेक्टिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। जो ZNE है वो इफेक्टिव चार्ज है किसका, न्यूक्लियस का, ऑफ द ऑर्बिटन, जो nth ऑर्बिट की बात हम कर रहे हैं, ठीक। और जो ZNE है वो E से ग्रेटर होगा। अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, बस E रहेगा, Z का वैल्यू 1 हो जाता है, और इस ZN का वैल्यू है कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन केस में E था, अब ZN का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए 2 आ गया तो ये क्या होगा, 2E हो गया। तो ये क्या होगा, 2E हमेशा E से बड़ा होगा। तो वही लिखा गया है कि ZN इज ग्रेटर देन E बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस। ये जो इफेक्ट होता है इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ये जो ऑर्बिट अंदर बैठे हुए हैं, ये बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट, बाहरी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, सील्डिंग का काम कर रहे हैं, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग, मतलब उसको सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस ज़्यादा अपना इफेक्ट ना इस पर दिखा पाए, क्लियर है। जैसे आप देखते हैं ना, नेता होता लोग का स्क्रीनिंग होता है, मतलब क्या, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है ताकि कोई अटैक ना कर पाए, वो क्या करते हैं, उनका सील्डिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक। तो ऐसे भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस जो ये सब इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, सील्डिंग कर रहे हैं, ठीक। तो वही लिखा गया कि स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE, ये क्या है, चार्ज ZE बाई द, देखिए लिखे हैं, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE बाई द चार्ज Z1-E, ठीक। Z1-E चार्ज क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या आउटर है, सोडियम में क्या है 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक आउटर इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस में अब जो क्या होगा, न्यूक्लियस में कितने बचेंगे, इसमें क्या होंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक क्या हो गया, ऐसे समझिए, इस चीज़ को नया ऐसे समझिए, ये मान लीजिए हम ऑर्बिट बनाए हैं, न्यूक्लियस बनाए, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सबसेल बना रहे हैं, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन आपका ऑप्टिकल है, बाकी जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सील्डिंग का काम करेंगे। तो ये वैल्यू 10 मिला कैसे है, इस 11 में से, मतलब इस Z में से इसको क्या किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, तब क्या हुआ, हमको जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन है वो मिले हैं। मतलब Z का वैल्यू 11 सोडियम किस में होगा, तो टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग का काम करेंगे। तो वही लिखे हैं कि ZE बाई द चार्ज Z1-E चार्ज होंगे, जो इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सुरक्षित रखने का काम करेंगे, किससे, इस न्यूक्लियस से उसका स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक।
अब देखिए क्या लिखे हैं, हेंस द एनर्जी ऑफ एल्कली एटम इज मोर नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक आ रहा है वैल्यू, अब क्या होगा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, अब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे, इस Zn का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इसका मतलब क्या दिखने में लग रहा है कि इस Zn का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो हमेशा क्या होगा इससे बड़ा होगा, और यहाँ निगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या होगा इससे ज़्यादा निगेटिव इसका वैल्यू होगा। तो वही लिखा गया कि हेंस द एनर्जी ऑफ एल्कली एटम इज मोर नेगेटिव देन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेम n। अगर एक ही ऑर्बिट n की बात करें तो देखिए क्या है, n के केस में इसका एनर्जी लेस निगेटिव, इसका मोर निगेटिव। इसका मतलब ये जो होगा, जो हाइड्रोजन का n एटम है जो n ऑर्बिट की एनर्जी है, और जो इसके n ऑर्बिट की एनर्जी होगा सोडियम का, वो क्या होगा इससे कुछ नीचे लाई करेगा क्योंकि वो मोर निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट द एनर्जी लेवल ऑफ एल्कली एटम आर लोअर देन द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ H2 एटम। ठीक, इसका मतलब जो एल्कली एटम का एनर्जी होगा वो क्या होगा, लोअर होगा किसके, इससे। ठीक, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कैसे EL पे डिपेंड करेगा, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। देखिए ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए आपके क्या है, सेल है, या ऐसे कर सकते हैं सब सेल। ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट क्या है, प्रोटॉन है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जितना ज़्यादा बीच में क्या है, सबसेल है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका n होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका n होगा, मतलब उतना ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इससे शील्डिंग जो होगा, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, और Zn इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। और जब Zn इफेक्टिव घटेगा तो ये वैल्यू घटेगा, इसका मतलब इसके पास, ये वैल्यू इसके पास शिफ्ट होता चल जाएगा। ऊपर क्या होगा, इसके पास इतना गैप था, अब ये क्या हो रहा है, सिग्मा का वैल्यू बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग n का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या, यहाँ ऑर्बिट का संख्या n मतलब क्या, K L M N बढ़ रहे हैं। ठीक, तो n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस स्क्रीनिंग बढ़ते जाएगा, क्योंकि बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे जो इस न्यूक्लियस का इस पे इफेक्ट कम करते जाएंगे। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होते जाएगा। और जब जेड इफेक्टिव कम होगा तो उस दरमियान क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होते जाएगा। तो इसके पास क्या होगा, इस हाइड्रोजन एटम के पास शिफ्ट होते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हम लोग सीखे कि जब आपका क्या होगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा तो जो एन है, एन एल है, वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, किसके पास शिफ्ट होगा, एन के पास शिफ्ट होगा। ठीक, ये जो एन एल है, मतलब इस पर ये क्या है, एनर्जी है किसका, सोडियम एटम का, वो इस एन के पास क्या होगा, शिफ्ट होगा। ये एक चीज़ देखिए। दूसरा देखिए, जब यल का वैल्यू भी, यल के वैल्यू पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। एक छोटा सा जैसे ऐसे समझिए, जो यल सबसेल है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो देखिए इसके चारों क्या है, जो स्फेरिकल, मतलब इसके चारों क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर यस सबसेल की बात करें तो इसके चारों क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का। और यस के लिए क्या होगा, यल का वैल्यू जो होता है आपका 0 होता है। यस के लिए क्या होता है, यल का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब यस के केस में क्या होगा, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू 0 होगा, सॉरी यस के केस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा कम होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, ऐसे कुछ बना स्फेरिकल, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू कम होगा, Zn कम होगा। लेकिन अभी दूसरे फॉर्मूले से बताएंगे इसको। लेकिन यही अगर हम बात करें, यही अगर हम बात करते हैं पी ऑर्बिट की अगर बात करें, तो जो पी ऑर्बिट होता है उसमें डिफ्यूजन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये आप पढ़े होंगे, ये न्यूक्लियस है और ये क्या आपका पी ऑर्बिट है, उसमें जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस से दूर रहेंगे उतना ही क्या होगा, उसका शील्डिंग होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जितने दूर रहेंगे उतना ही उसका शील्डिंग होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर पी ऑर्बिट की हम बात करें तो पी ऑर्बिट के केस में क्या होगा, ये स्क्रीनिंग बढ़ेगा तो Zn इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। और जब Zn इफेक्टिव घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, पी ऑर्बिट के केस में भी, पी सबसेल के केस में भी क्या होगा, सबसेल कहेंगे पी को, पी सबसेल के केस में भी क्या होगा, ये इसके तरफ शिफ्ट होगा। ऐसे डी का जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और आपका ऐसे क्या होगा, और ज़्यादा डिफ्यूज होंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और बढ़ेगा तो Zn इफेक्टिव और घटेगा। तो मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है कि अगर यल का वैल्यू बढ़ रहा है तब भी क्या हो रहा है, आपका जो EnL है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा किसके पास, En के पास शिफ्ट होगा। ठीक, इसको अभी एक दूसरे फॉर्मूले से हम बताते हैं, ठीक, नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, आई थिंक आप समझ रहे होंगे ये चीज़। ओके स्टूडेंट, तो जो लास्ट में एनर्जी का इक्वेशन आया था उसके आगे क्या लिखना है, लास्ट सेशन का आगे, कि हाउएवर एज n इंक्रीजेज द एल्कली लेवल्स अप्रोचेज द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन लेवल बिकॉज द स्क्रीनिंग बिकम्स मोर एंड मोर परफेक्ट।
मतलब बताया ना, जैसे ही एन का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब बीच में सेल बढ़ते जा रहे हैं, और बीच में सेल बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, स्क्रीनिंग क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। और जो जेड एन इफेक्टिव है ये क्या आपका जेड माइनस सिग्मा होता है, ठीक। तो सिग्मा का वैल्यू जब बढ़ेगा, स्क्रीनिंग बढ़ रहा है इसका मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, तो जेड एन का वैल्यू घटते जाएगा और वो क्या करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पे अप्रोच करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ते जाएगा हम हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल के करीब पहुंचते जाएंगे, ठीक। और देखिए द एनर्जी ऑफ एन एल्कली एटम इन सर्टेन स्टेट डिपेंड्स नॉट ओनली एन बट आल्सो अपॉन द यल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। एन पे तो डिपेंड करता है लेकिन कुछ स्टेट में यल पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ई एन कामा यल करके लिखवाए थे, ठीक। दिस इलेक्ट्रॉन दिस इज बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के पास मतलब जहाँ पे r इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो उससे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस पास क्या मान सकते हैं, r टेंडिंग टू 0 इज क्या होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आप 4 से में पढ़े होंगे। साइन स्टार क्या होता है, r के पावर -2l के बराबर होता है, ठीक। जहाँ पे l क्या आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, तो अब देखिए s का वैल्यू l के लिए 0 होगा तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि r के पावर 0 का वैल्यू 1 तो ये मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे l का वैल्यू बढ़ते जाएगा 1 होगा तो 1/r² होगा, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी घटते जाएगा। तो जब ये प्रोबेबिलिटी घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट है, जो एनर्जी लेवल है वो क्या होंगे, हाइड्रोजन के पास शिफ्ट होते चल जाएंगे। तो क्या लिखे हैं, दिस प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर यस इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए L इक्वल टू 0 है, विच स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम, जो यस सेल होता है न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है और न्यूक्लियस के पास ज़्यादा टाइम बिताता है, इस वजह से उसका एनर्जी जो होगा इस लेवल का वो क्या होगा, मोर निगेटिव होगा, एंड इट बिकम्स लेस निगेटिव फॉर PDF स्टेट, और ये PDF स्टेट के लिए क्या होगा, लेस निगेटिव। और जो PDF स्टेट होंगे उनके लिए क्या होगा, ये मतलब जो P D और F वाले होंगे उनके लिए क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे L के लिए P का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इसका वैल्यू छोटा होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, PDF के केस में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे तो बीच में उनका शील्डिंग होगा, तो शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, तो उस केस में ZN इफेक्टिव वैल्यू घटते जाएगा, और जब वैल्यू घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल के पास शिफ्ट होंगे। मतलब जो PDF एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल के पास शिफ्ट होते जाएगा। उसी चीज़ को मैंने लिख दिया यहाँ पे, और फिर लिखे हैं द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम इज शोन बिलो। पिछले 2 सेशन में जितना मेहनत किए हैं अगर वो आपके दिमाग में होगा तो एनर्जी लेवल आपको तुरंत समझ में आएगा, और उसी के लिए मेहनत किए हैं, ठीक। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में जो लिखे हैं ना कि लेट अस कंपेयर द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द एल्कली एटम, वहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना ही नहीं है, ठीक। डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में यहाँ से लिखना है, वो आपको समझाना था, मेरा काम आपको एक एक चीज़ समझाना, इस वजह से मैं पूरा लिखवाया हूँ। आपके कॉपी में पढ़ा रहेगा, फ्यूचर में कभी भी अगर भूल जाए, आप पढ़ते हैं कभी भूल जाए तो उस चीज़ को आप देख के एक बार समझ सकें, इस वजह से बस लिखवाया हूँ, ठीक। एग्ज़ाम में जो ये लाइन लिखा है, लेट अस कंपेयर, अभी इसको नोट कर लीजिए, जो लिखवाएं लेट अस कंपेयर द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ एल्कली एटम, वहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है। जो चीज़ बताए थे वहाँ जो सीरीज डिफाइन किए थे उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लिखना है, ठीक। मतलब उसके आगे डायरेक्ट लिखिएगा द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सोडियम एटम इज शोन बिलो, ठीक। अब पीछे की चीज़ें हमको यूज करना है, इस वजह से लिखवाएं, आप एग्जाम में मत लिखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिएगा एनर्जी लेवल डायग्राम आपको तुरंत अभी समझ में आएगा, जो भी कॉन्सेप्ट यूज किए उसकी हेल्प से। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम को हम लोग ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन का बना लिए हैं, हाइड्रोजन से हमको कंपेयर करना है, तो हाइड्रोजन के लिए बना लिए हैं, और ये क्या है, उसका ऑर्बिट है, यानी इक्वल टू 2 3 4 5 6, और हर एक ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, जो EN वाला फार्मूला था हम लोग का, ठीक। अब फिर क्या किया है, S P D और F टर्म लिख लिए हैं, ठीक। ये देखिए स्मॉल s से है तो इसके लिए L का वैल्यू 0 होगा तो S टर्म आएगा, ये सब स्मॉल p वाले हैं तो L का वैल्यू 1 होगा तो P टर्म आएगा, और स्मॉल d वाले हैं तो इसके लिए L का वैल्यू क्या होगा 2 होगा तो D टर्म आएगा। ये सब पीछे बता चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन में, और इसके लिए L का वैल्यू क्या होगा 3 होगा तो ये F टर्म आएगा, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करना वाला ट्रांजिशन दिखाना है। देखिए किसी किसी बुक में क्या है, ये जो P वाला आप इसके ऊपर देखेंगे, लेकिन मैं नीचे इसलिए बनाया हूँ क्योंकि जो स्टेटमेंट है कई सारे बुक में कि जो एनर्जी लेवल होता है वो N के नीचे ही शिफ्ट रहता है, ठीक। तो इस वजह से N के नीचे ही क्या किया हूँ मैं इसको बनाया हूँ।
अब देखिए ये भी लिखे थे कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, ये जो एनर्जी लेवल है ये क्या होता है, हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल की तरफ शिफ्ट होते जाता है। देखिए जैसे जैसे क्या बढ़ाए हैं वैसे वैसे देखिए गैप क्या है, घटता हुआ चला गया, दिख रहा है ना, गैप घटता हुआ चला गया। और एक चीज़ हम लोग और भी देखे हैं कि जब यल का वैल्यू बढ़ता है तब भी क्या होता है, गैप जो होता है घटते चल जाता है। तो यस के केस में इतना गैप है, लेकिन वही 3p, ये 3s के केस में इतना गैप है, लेकिन यन देखिए 3 है, p क्या है आपका, यस की जगह p हो गया तो ये गैप मैं छोटा कर दिया हूँ। यहाँ देखिए आपका यस है इसलिए गैप बड़ा बनाया हूँ, p है तो इसलिए गैप छोटा कर दिया हूँ। यहाँ देखिए आपका यस है इसलिए गैप बड़ा है, p का गैप छोटा है। यहाँ पे यस है इसलिए गैप थोड़ा बड़ा है और p देखिए इसके क्लोजर है। ठीक, ये कंपेरिजन करने के लिए डॉटेड लाइन प्लॉट किया हूँ। अब देखिए D जब रहेगा तो सिग्मा वैल्यू और बढ़ेगा, क्योंकि जब D रहेगा तो उस दरमियान क्या होगा, डिफ्यूजन और इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक, या प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला देखिए, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना न्यूक्लियस पास और कम होगी, तो इसका मतलब क्या, बीच में और ऑर्बिट आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, P से भी ज़्यादा इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, Z इफेक्टिव और कम होगा, तो एनर्जी लेवल क्या होगा और इसके पास शिफ्ट होगा, और F आएगा तो उसके लिए और पास शिफ्ट हो जाएगा। देखिए F का वैल्यू 4D से भी क्लोजर बनाए हैं। ठीक, इस सबका एक मतलब है, वैसे नहीं प्लॉट किया गया है, सब फॉर्मूला इसी वजह से इतना पापड़ बीच में बेले हैं जो आपको एनर्जी कंपेयर करके दिखाए हैं, बस वैसे दिखाए थे। अगर डायरेक्ट ये बता दें तो आप नहीं समझ पाते हैं, वहाँ देखिए आपको मैं पूरा प्रूफ इसका दे दिया हूँ पीछे। क्लियर? अब क्या करना है, हमको ट्रांजिशन करना है। तो देखिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, पहला ट्रांजिशन जो होगा वो क्या होगा, 3p से, ये देखिए पहला ट्रांजिशन क्या होगा, np से ns वाला है, प्रिंसिपल सीरीज है। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं, ये जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन के लिए n=2 करस्पॉन्डिंग, तो 3.4 के करीब आएगा। इस वजह से 3.4 जो यहाँ पे इस लाइन पे कट कर रहा है, 0 से लेकर -6 तक बनाया, तो 3.4 वाले को यहाँ दिखाए हैं, और फिर 1.5 वाले को देखिए बीच में दिखाए हैं, फिर 0.85 वाले को ऐसे आप दिखाते हुए चल जाएंगे हाइड्रोजन के लिए। ऐसे से क्या करना है, हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए P से यस में जाना है, 3s में जाना है, 3s तैयार है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए। तो इस P का वैल्यू क्या है, 3 या 3 से बड़ा होगा। पीछे बताया ना क्यों ऐसा वैल्यू लेते हैं, तो 3 या 3 से बड़ा लेंगे, तो मतलब इस यस में जो इलेक्ट्रॉन आएगा P वाले से आएगा, और जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 या 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक देखिए यहाँ पे है, यहाँ से ट्रांजिशन करा लेंगे। क्लियर? दूसरा ट्रांजिशन देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा। ठीक, आप स्केल के हेल्प से फिगर बनाइएगा तो और अच्छा फिगर बनेगा। फिर देखिए यहाँ से ट्रांजिशन हो जाएगा, और फिर देखिए क्या होगा, इसका जो ट्रांजिशन होगा यहाँ से भी होगा, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, 3 से बड़ा है, तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो ये जो सीरीज मिलेगा, ये सीरीज आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल सीरीज हो गया। ये कौन सा सीरीज हो गया, प्रिंसिपल सीरीज हो गया, जिसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ मिटा के इसका चाहे नीचे इसका नाम लिख देते हैं, क्योंकि एक लाइन और इसमें इन्वॉल्व की है, नीचे इसका लाइन लिख देते हैं, आप एरो दिखा के इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, देखिए मेरा फिगर कितना ख़राब बन रहा है। आप स्केल से बनाएंगे तो लाइन क्या होगा, सीधा आएगा। ठीक, मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है कि मैं बोर्ड पर रख के बना सकूँ। तो ये क्या है आपका ये क्या है आपका प्रिंसिपल सीरीज है। ठीक, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, इसका नाम लिख दिया जाएगा। कौन सा सीरीज है, प्रिंसिपल सीरीज है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे क्या, प्रिंसिपल सीरीज। ठीक, बस प्रिंसिपल लिख देते हैं, सीरीज तो अंडरस्टूड है। ठीक, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल सीरीज। चलिए सीरीज भी लिख देते हैं, प्रिंसिपल सीरीज। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल सीरीज हो गया। ये लाइन क्या है आपकी, प्रिंसिपल सीरीज है। ओके, अब दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा, शार्प सीरीज का होगा, जिसमें n का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए और p में कूदेगा। तो n का वैल्यू देखिए 3 से बड़ा है, यस से p में क्या करना है, जम कराना है। सिलेक्शन रूल बताया ना कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यस से p में क्या करेंगे, जम कराएंगे। देखिए क्या होगा, पहला ट्रांजिशन, ठीक, 3p में जाएगा, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल 3p है। दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा ट्रांजिशन, ऐसे क्या होगा, इसका ट्रांजिशन होगा। ये क्या हो गया आपका तीसरा ट्रांजिशन हो गया। ओके, ये आपका थर्ड ट्रांजिशन हो गया। और इसमें फिर क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे कि जो ये तीनों एनर्जी लेवल है, ये वाला, ये और ये क्या है आपका शार्प सीरीज है। ये क्या आपका शार्प सीरीज है। आप चाहें तो बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक, स्केल लाता तो मैं अच्छे से प्लॉट करता, तो बीच में लिखता तो और अच्छे से इसको लिखता, लेकिन आप कॉपी में स्केल्स करिएगा, ऐसे बीच बीच में लिखेंगे ज़्यादा बेटर है। ठीक, दूसरा शार्प सीरीज हो गया। क्यों ऐसा करते हैं, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम बता दिए थे। अब तीसरा देखिए क्या आपका डिफ्यूज सीरीज है। तो डिफ्यूज सीरीज में क्या है, ND से 3p में जाना, जहाँ n का वैल्यू क्या है 2 से बड़ा, मतलब 3 से शुरू होगा। मतलब 3D से क्या करना है हम लोग को, किस में जाना है, 3D से 3p में जाना है। तो मतलब अब इधर वाले से इसमें कूदेंगे। ठीक, इधर वाले से क्या करेंगे, इसमें कूदेंगे। तो ये क्या हो गया, देखिएगा फिगर थोड़ा सही बनाइएगा, इतनी लाइन इसमें हो जाती है ना, कन्फ्यूजन होता है।
ठीक, इस वजह से मैं पहले नहीं बनाया था, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर जाएगा इस वजह से, लेकिन पहले इस वजह से नहीं बनाया था। ये देखिए इससे इसमें जाएगा, फिर 4D से इसमें जाएगा और 3D से भी आएगा, क्योंकि जो n का वैल्यू है ये क्या है 2 से बड़ा, मतलब 3 से ले सकते हैं। और ये सीरीज जो मिला हम लोग को, ये क्या मिला हम लोग का, डिफ्यूज सीरीज मिला। ये क्या मिला, डिफ्यूज सीरीज मिला। ये क्या है, डिफ्यूज सीरीज है। ठीक, ऐसे देखिए स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कितना गजब स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब सबको इस तरह आप लिख रहे हैं तो इसी को भी बाहर निकाल दिया जाए। क्यों, जब सबको इस तरह लिखा जा रहा है तो इसको भी बाहर निकाल दे ताकि सब कुछ एक जैसा लगे। ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है सब आपकी, ये क्या हो गई, प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब क्या है, F से D में ट्रांजिशन होगा, मतलब यहाँ से इसका ट्रांजिशन होगा। ये क्या होगा, 6F ओवरलैप कर जाएगा और जब और आगे बढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर निकल जाता है यहाँ से। ठीक, अब यहाँ जो ट्रांजिशन होगा देखिए क्या होगा, पहला ट्रांजिशन, दूसरा इसमें नहीं टच करेंगे, दूसरा क्या हो गया इससे, और तीसरा इससे। मतलब यहाँ पर जो n का वैल्यू क्या है 3 से बड़ा, देखिए 4, 5, 6 से क्या हो रहा है, इस वाला स्टेज से क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो ट्रांजिशन मिला, ये क्या मिला आपका, ये जो ट्रांजिशन हुआ ये क्या होगा आपका, फंडामेंटल। ये क्या हो गया आपका, फंडामेंटल सीरीज हो गया। ठीक, अब देखिए ये वाला जो सीरीज है प्रिंसिपल सीरीज है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा है, इस वजह से अब लेक्चर कोशिश करेंगे बंद करने का। तो देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल सीरीज है, इस प्रिंसिपल सीरीज में क्या होता है, ये इमिशन साथ साथ एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। कैसे एब्जॉर्प्शन करता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक, ये देखिए सबसे ऊपर से आ रहा है, इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा इंटेंस है, और इसका इंटेंसिटी रूल क्या होता है उसको भी आगे आने लेक्चर में देखेंगे। तो कुछ इस तरीके का आपको स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक, ये सब कैसे डिसाइड हुआ है इसको मैंने इसी वजह से लिखवा दिया था, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लेट अस कंपेयर द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ एल्कली एटम से लेकर, और जहाँ तक मैं लिखा था कि द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सोडियम एटम इज शोन बिलो, उस वाले लाइन के ऊपर तक आपको एग्जाम में नहीं लिखना, वो बस इसको मैं समझाने के लिए लिखवाया था। ठीक, और कई सारे बुक में आप देखेंगे ये जो पी लेवल है इसके ऊपर लिखा गया है, लेकिन मैं उसको जान के नीचे बनाया क्योंकि ये इसके नीचे वास्तव में लाई करना चाहिए, और जैसे से ऊपर जाते हैं तब वो इसके ऊपर अब एक्सीड कर जाएगा। ठीक, जैसे अब इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो जो 6D होगा इसके ऊपर बढ़ते हुए चल जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम हो गया। ठीक, अगर आप समझेंगे सिलेक्शन रूल जो बीच में मैं समझाया था, डेफिनेटली आप इसको बना ले जाएंगे। ठीक, एक बार देख कर बनाइएगा और एक बार बिना देखे इसको बनाने की कोशिश करेगा इस सिलेक्शन रूल को लगा के, और ये सब मैं टेक्निक बता दिया था कैसे किस में जाना है। ठीक, अब इसके आगे कुछ लिखेंगे और वीडियो बंद कर देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए उसके आगे क्या लिखेंगे कि व्हेन द सोडियम एटम इज एक्साइटेड बाय सम मीन, किसी तरीके से उसको एक्साइटेड कर रहे हैं हीट वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करके, तो जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करेगा हायर एक्साइटेड स्टेट में, जो क्या है 3p 4p 3d 4d 4p 4s 4d 4f 5s 6s, ऐसे हम लोग उसमें देखें एनर्जी लेवल डायग्राम में। देन इट कम्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट थ्रू एनी सेलेक्टेड पार्ट, और जो किसके द्वारा किया जाएगा ये सिलेक्शन रूल क्या करेगा, डिसाइड करेगा। और जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा, ये 4 स्पेक्ट्रम मिलेंगे, उसके लिए क्या क्या रूल होगा उसको मैं यहाँ बताया हूँ, पहले भी डिस्कस कर दिया हूँ। अब देखिए ऑन द 4 सीरीज आर साइमल्टेनियसली लिमिटेड, ये जितने भी सीरीज हैं वो साइमल्टेनियसली मिलते हैं। ठीक, फाइनली द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट था, और किसके द्वारा आएगा, जो ग्राउंड स्टेट का 3s है वो प्रिंसिपल सीरीज द्वारा आता है, इसलिए जो प्रिंसिपल सीरीज वाला स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है। ठीक, तेज थोड़ा बताया हूँ क्योंकि ये सब पीछे बता चुका हूँ, तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, और दूसरा चीज़, इसको जब डिसाइड किए कौन नीचे कौन ऊपर रहेगा, तो इसके लिए आप अबाव प्रिंसिपल लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेट किसके नीचे रहेगा। अब क्लोजर के लिए क्या लगाएंगे, जो एनर्जी वाला रूल लगाएं कि अगर P मतलब L का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्लोजर जाएगा, और N का वैल्यू बढ़ रहा है तब भी क्या होगा, क्लोजर जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर काफ़ी लंबा बन गया है क्योंकि मेरा कोशिश था एक एक चीज़ आपको समझाया जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप व्हाट्सअप करके उसको पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए तथा अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।